So guys, finally, after using Android for more than 10 years, I finally switched to an iPhone. And आप सभी को थैंक यू सो मच इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए, चाहे वो एक लाइक ही क्यों ना हो, एक व्यू, एक कमेंट, एक सब्सक्राइब, हर एक चीज मैटर करती है। तो अगर आपने इस चैनल को कभी भी सपोर्ट किया उस पूरी जर्नी में, तो आप सभी को दिल से थैंक यू टू मेक दिस पॉसिबल। सो इस वीडियो में मुझे इस आईफोन का जस्ट अनदर रिव्यू बनाने का पॉइंट नहीं लगता, क्योंकि आपको यूट्यूब में पहले ही इसके बहुत सारे रिव्यू देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने मुझसे अच्छा इस आईफोन को रिव्यू किया होगा। सो इस वीडियो में मैं वो नहीं करने वाला, बट उन वीडियोस में एक चीज नहीं होगी जो कि है मेरा एक्सपीरियंस, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और जिस एक्सपीरियंस से आप भी कहीं ना कहीं रिलेट कर पाओगे और आपको भी एक आइडिया लग जाएगा जब आप बजट एंड्रॉइड फोन से आईफोन में स्विच करते हो तो आपको क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं रियल लाइफ में। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस तो आप वेबसाइट में पढ़ लोगे और रिव्यूज में देख लोगे, बट जो एक्सपीरियंस होता है मेरे हिसाब से वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वीडियो में वही आपके साथ शेयर करूंगा। सो सिट बैक एंड रिलैक्स, स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी फ्रॉम बजट एंड्रॉइड फोन टू एन आईफोन। लेट्स गो। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैं एक बात पहले ही क्लियर करना चाहता हूं, भले ही मैंने पर्सनली जो डिवाइसेस यूज किए हैं वो सारे बजट एंड्रॉइड फोन थे 10 से 15 हज़ार के, उससे भी कम, बट मैंने यहाँ पे बहुत हाई एंड एंड्रॉइड फोन को भी टेस्ट किया है, क्योंकि मैं एक टेक यूट्यूबर हूँ। अगर मैं खुद ही टेक को एक्सपीरियंस नहीं करूँगा तो मैं आप लोगों को कैसे बता पाऊंगा कि कौन सी चीज़ अच्छी है। तो मैंने आईफोन्स को भी टेस्ट किया है और मैंने हाई एंड एंड्रॉइड फोन को भी टेस्ट किया है, बजट एंड्रॉइड फोन को भी टेस्ट किया है, कहीं से भी जुगाड़ करा, चाहे रिश्तेदारों से मांगा, चाहे दोस्तों से मांगा, बट यहाँ पे मैंने सारे एक्सपीरियंसेस लिए हैं। तो ऐसा पहली बार नहीं है कि मैं आईफोन यूज़ कर रहा हूँ, बट जब आप कोई फोन पर्सनल ड्राइवर की तरह यूज़ करते हो ना, तो उसका अलग ही एक्सपीरियंस होता है, वही मैं आपके साथ इसमें शेयर करूंगा। बट यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एंड्रॉइड फोन की जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई थी। सो ईयर 2013 मैंने लिया अपना पहला एंड्रॉइड फोन माइक्रोमैक्स बोल्ट A67। सो आपको याद होगा अक्षय कुमार की एक मूवी आई थी बॉस, तब उनका कुछ कोलैबोरेशन चल रहा था इस मोबाइल के साथ, तो उन्होंने उस समय ये मोबाइल को प्रमोट किया था। तब मैंने अपना पहला स्मार्टफोन बाय किया माइक्रोमैक्स बोल्ट A67। एक्चुअली मैंने बाय नहीं किया, ये मुझे गिफ्ट मिला था, मेरे बुआ एंड चाचा ने मुझे गिफ्ट किया था। शाउट आउट टू देम, लकी टू हैव यू ऑल। एंड तब उससे पहले मेरे पास था एक नोकिया का X62 एंड मेरे घर वाले बिल्कुल भी मूड में नहीं थे मेरे फ़ोन को अपग्रेड करने के लिए। और नोकिया X62 में एक लिमिटेशन थी कि उसमें व्हाट्सएप नहीं चलता है, और उस वजह से मैं अपनी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज मिस कर रहा था। अब कब तक ही आप फेसबुक में बात कर लोगे, कभी ना कभी तो सामने से मैसेज आएगा कि तुम व्हाट्सएप यूज़ करते हो कि नहीं। बस वहीं मैं पीछे रह जा रहा था। तो उसके बाद मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन आया और उसके बाद भी मैंने कुछ नहीं उखाड़ पाया, वो अलग स्टोरी है। लेट्स कम टू अ प्रेजेंट टाइम। मैं यूज़ कर रहा था 3 साल से अपना Redmi Note 7। इस फ़ोन में सच मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, बस बैटरी बैकअप की दिक्कत थी, बाकी मेरी जो नॉर्मल यूसेज है इसमें बढ़िया करके चल पड़ती थी। बट मन में ख्याल आया कि इट्स अ राइट टाइम, मुझे अब अपना स्मार्टफोन अपग्रेड कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्लियरली डिसाइड कर लिया कि मैं iPhone 13 ही लूँगा। अब यहाँ पे क्या क्या कन्फ्यूजन थी कि कौन सा वेरिएंट लूँ, 128 GB लूँ कि 256 GB लूँ। अब मैंने ये बात सौरभ से पूछी, जो सौरभ चैनल पे मेरे साथ पहले वीडियोस बनाता था, उससे मैंने एडवाइस ली क्योंकि वो पहले से आईफोन यूज़ करता है, बहुत टाइम से आईफोन यूज़ कर रहा है, तो मैंने सोचा उसे ज़्यादा पता होगा। तो उसने एक ही बात बोली, ब्रो 128 GB तुझे कम पड़ जाएगी एंड 256 के साथ जा, कितनी भी ऐप इंस्टॉल कर सकता है, वो फ़ोन तेरा नहीं भरेगा। सो भाई ने बोला है तो बात तो माननी ही पड़ेगी। तो मैंने 128 GB को अवॉइड किया और मैंने 256 GB लिया। अब यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन थे, फ्लिपकार्ट और अमेजोन। सो फ्लिपकार्ट तो मेरे पास भूल जाओ, मेरे पास अमेजोन का कार्ड था, मैंने कहा मैं अमेजोन से ही बाय करूँगा। एंड मैंने ये बाय किया रेड कलर, क्योंकि रेड कलर दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है एंड रेड कलर जो प्रोडक्ट रेड होता है एप्पल उसे डोनेट भी करता है, तो देयर आर मैनी रीजंस टू बाय एंड रेड कलर। और एक और रीज़न था कि अमेजोन पे ये रेड कलर 10,000 रुपये सस्ता मिल रहा था और कलर से। फ्लिपकार्ट में भले ही सेम रेट, बट रेड कलर अमेजोन पे 10,000 कम का मिल रहा था। ये मुझे 256 GB वाला पड़ा 70,000 का, जो दूसरे कलर थे अमेजोन पे वो पड़ रहे थे 80,000 के। बाय करने का प्रोसेस खत्म हो गया और ये डिलीवर हो गया घर पे। सबसे पहली जो चीज़ आपको इरिटेट करेगी वो ये करेगी, आप सोचोगे यार मैंने 70,000 का मोबाइल लिया है और मुझे उसमें चार्जर नहीं मिला। सो वो तो अलग बात थी, मुझे पता है चार्जर नहीं मिलेगा, तो मैंने पहले ही केबल ऑर्डर कर दी थी। ये ब्रेडेड केबल है और मैंने इसका कवर भी ऑर्डर कर दिया था। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काफ़ी बेस्ट परचेज लगी मुझे। बाकी आईफोन मुझे पहले डिलीवर हो गया था और ये केबल मुझे 2 दिन बाद डिलीवर हुई, तो मैंने इसे चार्ज अपने लैपटॉप के पोर्ट से किया 2 दिन तक आईफोन को, एंड मस्त करके चार्ज हो रहा था। काफ़ी तगड़ी स्पीड आ रही थी चार्जिंग की, नॉट लाइक 120 वॉट फास्ट चार्जिंग, बट जितना इसका मैक्स पोटेंशियल है उतने उसमें चार्ज हो रहा था लैपटॉप के थ्रू भी। बट अब मैं इस केबल से चार्ज कर रहा हूँ जो कि USB A to USB-C है, और मेरे पास जो अडेप्टर है वो 10 वॉट का है, तो चार्जिंग में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है ये।
मैं मोस्टली अपने लैपटॉप से इसे चार्ज करता हूँ आजकल, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है चार्ज। बाकी बॉक्स से निकालने के बाद ही मैंने इसमें टेम्पर्ड ग्लास लगा लिया था। जैसे ही आया मेरे पास, मैं मार्केट गया और मार्केट से मैंने 3D वाला टेम्पर्ड ग्लास लगा लिया था। तो कितनी स्मूथ है इसकी स्क्रीन, इसका मुझे एक्सपीरियंस करने का इतना मौका नहीं मिला, बट मैंने इसे बिना कवर के 2 दिन यूज़ करा। काफ़ी प्रीमियम लगता है हैंड में और दिखने में भी काफ़ी तगड़ा लगता है। एक तो रेड कलर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, तो लोगों की नज़र बहुत जल्दी जाती है इस पर, तो कॉम्प्लीमेंट्स मिल जाएंगे आपको काफ़ी ज़्यादा। बट बात यह है कि बिना केस के आपको ये कंफर्टेबल नहीं रहेगा, क्योंकि आपको पता है इसका बॉक्सी डिज़ाइन है, तो कंफर्टेबल नहीं था। कंफर्टेबल ये कवर के बाद बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है अभी इसका होल्ड, काफ़ी ग्रिप भी काफ़ी तगड़ी है और गिर भी जाएगा तो इसकी स्क्रीन नहीं टूटेगी। तो बिल्ड क्वालिटी में ज़्यादा बात नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मैं यूज़ करना स्टार्ट किया है इसे, तो गिरा गुरा भी नहीं है कहीं, और मैंने कवर के साथ ही यूज़ किया है, तो मुझे इतना बिल्ड क्वालिटी का इसमें अंदाज़ा नहीं हुआ। जिसकी मैं बात कर सकता हूँ वो ये है कि लोग बोलते हैं कि उन्हें जब ट्रांसफ़र करते हैं वो एंड्रॉयड से अपना सामान आईफोन में, तो उन्हें दिक्कत आती है व्हाट्सएप चैट पे। तो मुझे नहीं आई, क्योंकि मैंने पुरानी चैट डिलीट मार दी, मुझे चाहिए ही नहीं थी पुरानी चैट। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आईफोन में नया सेटअप कर दूंगा सब कुछ। बाकी फ़ोटोज़ मेरी गूगल फोटोज़ में थी, वो मैंने इसमें इंस्टॉल कर लिया, तो फोटोज़ भी आ गई। बाकी पासवर्ड क्रोम में थे, क्रोम मैंने इसमें इंस्टॉल किया, उसको परमिशन दे दी, तो पासवर्ड अब मेरे क्रोम की यूज़ कर रही है। एंड गूगल के कॉन्टैक्ट भी इसमें आराम से ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं आती ऐसी। तो मुझे स्विच करने में तो कोई भी दिक्कत नहीं आई। और हाँ, जो दिक्कत आई वो ये थी कि इसमें एक ही सिम डलता है, फिजिकल सिम, और मेरे पास 2 सिम थे। एक था मेरे पास जियो और एक था मेरा BSNL। सो BSNL में तो ई सिम होता नहीं है, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा कि मैं अपने जियो सिम को ई सिम कर दूं। तो अगर आपको भी सीखना है ई सिम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो अपने आईफोन में, तो वीडियो मैंने बनाई है, आई बटन डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। सो अब जब मैं आईफोन लेने की सोच रहा था, तो मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी, यार फिंगरप्रिंट को मैं बहुत ज़्यादा मिस करूंगा आईफोन में, क्योंकि इसमें फेस ID है। बिल्कुल नहीं करा। आप भी तो अगर सोच रहे हो ना कि फिंगरप्रिंट नहीं है, इसमें दिक्कत आ सकती है, बहुत तगड़ी तरीके से फेस ID काम करती है, कभी मिस नहीं करती, और इतना फास्ट हो चुका है जैसे मैं फ़ोन उठाता हूँ एंड इट विल ओपन। एंड सेकेंड चीज़ जो मुझे लगी थी कि मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करेगी वो है नॉच। 2-3 दिन के बाद नॉच एक तरह से इनविजिबल हो जाती है, आपको फ़र्क भी नहीं पड़ता कि वो आपके सामने है, आप यूज्ड हो जाते हो उसके। तो अगर आपको ये डर है कि नॉच इसमें वो आपको बहुत बेकार लगेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1-2 दिन बाद आप यूज्ड टू हो जाओगे। अब एक बात है, जब आप आईफोन पहली बार यूज़ करोगे ना, तो आपको इसे यूज़ करने में काफ़ी दिक्कत आएगी। अब आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ कैसे। अब कुछ गेम्स आपने देखे हैं जिनका लर्निंग कब होता है, आप कुछ गेम को खेलने बैठोगे तो उसे कंट्रोल समझने में थोड़ा टाइम लगता है आपको। बट कुछ गेम्स ऐसी होती हैं जो आप सीधा बैठोगे और आप यूज़ कर सकते हो उसे, जैसे GTA 5। किसी को भी खेलने को बोल दो, वो पहले 5 मिनट में सीख जाएगा गेम कैसे खेली जाती है। सो सेम विद लर्निंग कर्व इसमें भी है, बट एक बार आप इसे सीख जाओगे, इसके UI को समझ जाओगे, तो आपको काफ़ी तगड़ा लगेगा ये। एंड UI में अटेंशन टू डिटेल, हर चीज़ में एनिमेशन जो है ना, उफ, अनमैचेबल। आप 60 हर्ट्ज में भी इतनी स्मूथ एनिमेशन लगेगी इसकी, आप बोलोगे हर एक मतलब मूवमेंट में आपको एनिमेशन देगी। आप जब इसे यूज़ करोगे आप वो तभी एक्सपीरियंस कर पाओगे जो मैं जो बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको इन दोनों कंपनीज़ की डिफरेंट साइकोलॉजी बताता हूँ। अब जो एंड्रॉयड है वो आपको जो पूरा UI है वो इतना स्मूथ बना कर देगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एंड्रॉयड फ़ोन में स्पेंड कर सको, क्योंकि इन दी एंड गूगल आपको एड दिखाकर रेवेन्यू जनरेट करना चाहता है। तो गूगल चाहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो अपने एंड्रॉयड फ़ोन में। बट यहाँ पे अपोजिट अप्रोच है एप्पल की। एप्पल चाहता है फोकस्ड रहो, प्रोडक्टिव रहो, ताकि आप पैसे कमा सको और एप्पल को और ज़्यादा पैसे दे सको, महंगे महंगे प्रोडक्ट ले सको एप्पल के। तो यहाँ पे इन दोनों कंपनीज का काफ़ी डिफरेंट अप्रोच है। और पर्सनली मुझे भी लगा, जब से मैंने आईफोन बाय किया है तब से मैं फालतू का टाइम कम स्पेंड कर रहा हूँ आईफोन में, क्योंकि यहाँ पे जो UI है वो कुछ इस तरह से बना हुआ है कि आप ज़्यादा टाइम स्पेंड ही नहीं कर पाओगे इसमें। पर्सनली मुझे ऐसा लगा। बस यहाँ पे UI में एक चीज़ बेकार लगी, ना जाने क्यों, जो बैक बटन है वो एकदम टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे है, आप सिंगल हैंडेडली बहुत मुश्किल होता है वहाँ तक पहुँचना। तो UI में ये चीज़ें तो बेकार लगी मुझे, बाकी UI में सब चीज़ अच्छी ही थी। एनीवेज आगे बात करते हैं आपको क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलेंगे। अब इस आईफोन की बात नहीं है, अगर आप कोई भी बजट फ़ोन से एक महंगे फ़ोन में शिफ्ट करोगे तो आपको जो डिफरेंस है वो हैप्टिक मोटर में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब मैं यहाँ पे कितना भी एक्सप्लेन कर दूँ आपको ये हैप्टिक मोटर वाला चैप्टर, क्योंकि मैंने भी ऑनलाइन बहुत वीडियोस देखे थे, वो बोलते हैं हैप्टिक मोटर अच्छी है इस आईफोन की और फलाना ढिमकाना, बट वो वर्ड्स में नहीं बता सकते। जब आप उसे एक्सपीरियंस करोगे तभी आपको समझ आएगा कि हैप्टिक मोटर कितना ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है आपके पूरे एक्सपीरियंस में। सो हैप्टिक मोटर के बाद जो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा वो इसकी डिस्प्ले में देखने को मिलेगा। ऑल्दो ये 60 हर्ट्ज डिस्प्ले है, यूट्यूबर्स आपको बोलेंगे 60 हर्ट्ज बेकार होता है, बट मैं आपको एक रियल लाइफ बात बताता हूँ। अगर आपने कभी 90 और 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले यूज़ नहीं की है तो आपको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पता लगेगा। अगर आपने मान लो यूज़ भी किया 90 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज एंड्रॉयड फ़ोन में, अपने पुराने एंड्रॉयड फ़ोन में आपके इतना था, तो आपको स्टार्टिंग में दिक्कत लगेगा, आप बोलोगे यार थोड़ा जिटरनेस सी हो रही है।
बट थोड़े टाइम बाद आपका जो आईज़ है वो वैसे एडजस्ट हो जाएंगी और आपको उसमें भी डिफरेंस पता नहीं लगेगा। डिफरेंस आपको पता कहाँ लगता है रोजाना, ब्राइटनेस में, जो कि इसकी काफ़ी तगड़ी है। मैंने इस फ़ोन को धूप में यूज़ करा, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि बेस्ट है ये, बट आपको डिस्प्ले आराम से विजिबल रहती है, सारा कंटेंट दिख जाता है, तो उसमें तो कोई इशू नहीं आता। और अगर आप OTT कंटेंट इसमें देखते हो तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपके फ़ोन में आपको वाइड वाइल L1 का सर्टिफिकेट मिला होगा, इसमें HDR कंटेंट चलेगा कि नहीं चलेगा। आईफोन है तो सब कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगा। एंड कंटेंट देखने एक्सपीरियंस की बात करूँ, काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा मेरा। मैंने इसमें काफ़ी सीरीज़ देखी, काफ़ी एक्सपीरियंस तगड़ा रहा। अब एक्सपीरियंस जो तगड़ा था कंटेंट वॉचिंग का, वो इंप्रूव करा स्पीकर्स ने। वन ऑफ द मेजर डिफरेंस जो आपको बजट फ़ोन और एक हाई एंड फ़ोन में देखने को मिलेगा वो है स्पीकर्स। टू गुड। आप इसमें बेस देख लो, ट्रेबल देख लो, सेपरेशन देख लो, सब कुछ आपको ऑन पॉइंट देखने को मिलेगी। तो गाने सुनने से लेकर कंटेंट वॉचिंग तक आपका पूरा एक्सपीरियंस इसके स्पीकर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर देंगे। एंड अब अगर हम इसके कैमरे की बात करें तो एक चीज़ मैं ज़रूर मिस करूंगा इसमें, 2 मेगापिक्सल का एक फालतू का कैमरा जो आपको एंड्रॉयड फ़ोन में बहुत देखने को मिलता है। सो इसमें वो देखने को नहीं मिलता आपको। जो सपाट आईफोन का कैमरा है तो अच्छा ही होगा, फोटोज अच्छी लेता है, दिन में तो काफ़ी तगड़ी फोटोज होती है, नाइट में आपको और फ़ोन मिल जाएंगे जिसमें आपको नाइट में और अच्छी फोटोज देखने को मिल जाएंगी। एंड अगर आप मेरी तरह क्रिएटर हो आप भी, तो आपको वीडियोस के लिए यही लेना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया बोलती है वीडियोस के लिए सबसे बेस्ट मोबाइल आईफोन ही होता है। सो वीडियोस में तो आपको काफ़ी तगड़ी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, स्टेबलाइजेशन, सिनेमैटिक मोड काफ़ी तगड़ा है इसमें, बट वो लिमिटेड है 1080p तक। जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो भी 1080p है, तो मुझे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा इतना। बट यहाँ पे मैं आईफोन के कैमरे से रिलेटेड आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा। अगर आप सेल्फी लवर हो तो आईफोन मत ही लेना, क्योंकि इसकी जो सेल्फीज मुझे अच्छी नहीं लगी। इसमें मोड होते हैं, विविड मोड में जाकर आप थोड़ी ब्राइट सी सेल्फी ले सकते हो, अच्छे लगोगे उसमें, बट जिसका नॉर्मल मोड है उसमें आपको सेल्फी अच्छी नहीं मिलेगी। सो आप काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होंगे, मैं भी इसकी सेल्फी से डिसअपॉइंट हूँ। एंड कैमरे की क्या ही बात करनी, मोस्ट रिलायबल कैमरा सेटअप बोलते हैं आईफोन के कैमरेज को। सो वही आप इसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप फ़ोन उठाओ, फोटो लो और फोटो अच्छी आएगी। एंड चलो, जो आईफोन होता है इसका जो कैमरा है वो कैमरा ऐप से तो अच्छी फोटो लेता है, वो तो एंड्रॉयड भी ले लेता है, बट पता है फ़र्क कहाँ आता है। आप अपने मान लो स्नैपचैट के उससे सेल्फी ले रहे हो या फोटो ले रहे हो स्नैपचैट से, कोई भी आप इंस्टाग्राम में कैमरे से फोटो ले रहे हो, तो वहाँ आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। मोस्टली जो सोशल मीडिया ऐप्स होती हैं वो एंड्रॉयड फ़ोन में स्क्रीनशॉट लेती हैं स्क्रीन का, वो कभी फोटो नहीं लेती। तो उससे जो क्वालिटी होती है, जो अगर आप इंस्टाग्राम से फोटो लोगे एक आईफोन से और एक एंड्रॉयड फ़ोन से, तो उसमें आपको फ़र्क देखने को मिलेगा, क्योंकि आईफोन जो एकदम कैमरा यूज़ कर रहा है बट वो स्क्रीनशॉट यूज़ करते हैं। एंड सपोज आपने इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट के कैमरे से फोटो नहीं ली, आपने डिफॉल्ट टैब से फोटो ली इन दोनों के, तो आप अपलोड करोगे इंस्टाग्राम में, रील अपलोड करोगे, तो आपको मैं एक्सपीरियंस बताता हूँ अपना। आप मेरे इंस्टाग्राम में जा सकते हो तकनीकी सामान वाले, और वहाँ पे जो पुरानी रील्स है उन्हें देखना, और जो अब मैं रील्स अपलोड कर रहा हूँ उन्हें देखना। आपको विजिबल डिफरेंस दिखाई देगा क्लैरिटी में, कलर्स में। जब मैं एंड्रॉयड फ़ोन से अपलोड करता था मैं कलर ग्रेडिंग कुछ कर रहा हूँ, और वहाँ पे अपलोड होने के बाद कुछ हो जा रहा है। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसे बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन। एप्पल के लिए ऐप्स काफ़ी तगड़ी तरीके से ऑप्टिमाइज होती हैं। एंड अब इसके ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करें, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैं पहले से ही कस्टमाइज़ नहीं करता था एंड्रॉयड में, और इसमें कोई खास कस्टमाइजेशन है नहीं, तो मुझे कस्टमाइजेशन से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। सेकंड चीज़ की बात करते हैं, लोग बोलते हैं उन्हें इसकी नोटिफिकेशन बेकार लगती है। अब मुझे इसकी नोटिफिकेशन कम डिस्ट्रैक्टिंग लगी। एंड्रॉयड में जब भी नोटिफिकेशन आती थी मैं उसे क्लियर कर देता था, बट इसमें नोटिफिकेशन पड़ी रहती है और मैं क्लियर नहीं करता। तो यहाँ पे ये डिफरेंस लगा मुझे। लोगों को बेकार लगती है इसकी नोटिफिकेशन पैनल, बट मुझे इसका नोटिफिकेशन अच्छा लगा एंड्रॉयड से। एंड आपने ये बात बहुत सुनी होगी कि आईफोन में बग्स नहीं होते, आईफोन में बग्स होते हैं। मैंने भी कुछ नोटिस करे। एक दो बार जब मैं यूनिवर्सल सर्च यूज़ कर रहा था आईफोन का, तो वहाँ पे ये फ्रीज सा हो गया था, तब मुझे बग देखने को मिला। इंस्टाग्राम में एक बग देखने को मिला मुझे यूट्यूब स्टूडियो में बग देखने को मिला। वो ऐप्स के बग थे, बट इसमें भी मुझे थोड़े बहुत इधर उधर बग्स देखने को मिले हैं। तो ये गलतफहमी है जो लोग बोलते हैं कि आईफोन में बग्स नहीं होते, आईफोन में भी बग्स होते हैं, कंपैरेटिवली कम होते हैं। और बाकी ऐप्स की बात करें, मैं मेजर ऐप्स को यूज़ करता हूँ। जो एंड्रॉयड में करता था वो मैं इसमें भी कर रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। हाँ, बस इसमें अटेंशन टू डिटेल ज़्यादा है। जैसे कोई मुझे डेट भेजता है व्हाट्सएप पे, तो मैं वहीं डायरेक्ट क्लिक करके उस डेट को एज ए रिमाइंडर सेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ये अटेंशन टू डिटेल है थोड़ी थोड़ी। जैसे मैं इंस्टाग्राम में रील डाल रहा हूँ, तो वहाँ पे एंटर के बदले हैशटैग आ जाता है, क्योंकि उसे पता है कि इंस्टाग्राम में हैशटैग लोग यूज़ करते हैं, तो वो हैशटैग आ जाता है, तो वहाँ से आप इजीली हैशटैग डाल सकते हो। यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आईफोन के ऐप्स में आपको बेटर देखने को मिलेंगे एंड्रॉइड से। बट यहाँ पे मुझे पर्सनली व्हाट्सएप का एंड्रॉइड ज़्यादा अच्छा लगा, थोड़ा कलरफुल सा होता है। इसमें आपको थोड़ा मोनोटोन सा व्हाट्सएप मिलता है, जो कि मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। एंड अगर मैं इसकी परफॉर्मेंस एंड गेमिंग की बात करूँ, तो परफॉर्मेंस तो क्या ही कहने, आईफोन उसके लिए फेमस है। एंड गेमिंग मैंने इसमें न्यू स्टेट खेली थी, पबजी न्यू स्टेट, एंड काफ़ी बटरी स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिला। और ये कोई मोबाइल ओवरहीट भी नहीं हुआ, बस थोड़ा सा वार्म हुआ था। वैसे भी विंटर्स चल रही है, तो कौन सा ही मोबाइल हीट हो गया यहाँ पे, तो ये भी नहीं हुआ। अब अगर हम परफॉर्मेंस की बात कर ही रहे हैं, तो आपको एक अमेजिंग फैक्ट बताता हूँ। जो ये मेरा रेडमी नोट 7 है, और इसमें सेम रैम है 4 GB की, बट इसकी रैम ऑप्टिमाइजेशन इतनी ज़्यादा तगड़ी है।
मैं ऐप खोल के भूल भी जाता हूँ मैंने कब लास्ट टाइम वो ऐप खोली थी, फिर भी इसके रैम में वो रहती है। सो यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन की वजह से इसकी 4 GB रैम भी आपको इनफ रहेगी। एंड अगर इसके बैटरी बैकअप की बात करें तो वो भी काफ़ी तगड़ा देखने को मिला। मैंने इसे 8-8, 9-9 घंटे भी यूज़ किया है। कभी लाइट्स ऐप यूज़ करी, कभी हैवी ऐप यूज़ करी, तो मुझे ये आराम से एक दिन निकाल देता है। सो आपको बैटरी में तो कोई इशू नहीं आने वाला। एंड्रॉइड से आईफोन में स्विच करने के मेरे पास 3 रीज़न और भी थे। मे बी आप एग्री करो इससे, मे बी ना करो, बट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहला जो रीज़न था आईफोन में स्विच करने का वो था सिक्योरिटी। आपको पता है आईफोन सिक्योरिटी के लिए फेमस है। सेकंड चीज़ ये थी, अब मैं अपना जब फ़ोन अपडेट करूँ तो मुझे ये टेंशन नहीं होनी चाहिए कि उसमें कोई नया बग इंट्रोड्यूस हो जाएगा, कोई नया ब्लोटवेयर इंट्रोड्यूस हो जाएगा, या बग के बाद उसकी स्क्रीन फूक जाएगी। ये सब चीज़ें मुझे आईफोन में टेंशन नहीं होती। एंड्रॉयड में आपको पता है क्या क्या चल रहा है आजकल, बग्स इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं ताकि लोग नया मोबाइल ले सकें। तो मुझे एक पर्सनल यूज़ के लिए काफ़ी स्टेबल मोबाइल चाहिए था, तो वो भी एक रीज़न था। एंड अपडेट्स की बात कर रहे हैं तो आपको पता है इसके अपडेट 4, 5, 6 साल तक चलते हैं, सो उसकी भी कोई टेंशन नहीं है। अब थर्ड रीज़न की बात करते हैं। अब यहाँ पे हम 2 फ़ोन को कंसिडर करेंगे, दोनों 30,000 का आपको देखने को मिल जाएंगे। एक है आईफोन XR और एक है आपका Nord 2। अब Nord 2 आपने देखा होगा रिसेंट टाइम में बहुत फटने की न्यूज़ है, कुछ 6-7 Nord 2 फट गए। आपने उसकी न्यूज़ भी सुनी, ट्विटर पर थोड़ी सी बात फैली थी, किसी इंटरनेशनल मीडिया ने कवर नहीं की वो बात, नेशनल मीडिया ने भी ढंग से कवर नहीं की वो बात। 6-7 फ़ोन फटना बहुत बड़ी बात होती है। अब अगर आपके 6-7 आईफोन XR फटने लग पड़े ना एक साथ भी, तो वो इंटरनेशनल न्यूज़ बन जाएगी। अब यही बात होती है, अगर आपके एंड्रॉयड फ़ोन कुछ होता है तो कोई पूछेगा भी नहीं, मगर आईफोन में कुछ हो जाता है, मान लो ये बैंड हो गया या हो गया इसमें कोई ब्लास्ट हो गया, तो मेरा एज अ यूट्यूबर तो करियर बूम होने वाला है, क्योंकि मुझे मिलेंगे व्यूज़। साफ सीधी बात है, अगर कोई एंड्रॉयड फ़ोन फट जाता है कोई नहीं पूछने वाला। दैट्स अ हार्श रियलिटी। बस यहाँ पे यही था मेरा एक्सपीरियंस। अब आपको पता है कि लैपटॉप से कनेक्शन में दिक्कत आती है, उसमें मैं आपको क्या ही बताऊँ, वो तो दिक्कत आती है। फोटोज़ ट्रांसफर करनी है तो मैं टेलीग्राम में भेज देता हूँ, या एक और ऑप्शन है, मैंने रील बनाई थी उसके बारे में, अगर आप इंस्टाग्राम फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कौन सा तरीका है वो, तो वो तरीका यूज़ करके मैं फोटो ट्रांसफर कर लेता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई डॉक्यूमेंट ट्रांसफर करना होता है तो टेलीग्राम है ही मेरे पास। सो मैंने कुछ सॉर्ट कर लिया अपने आप में, बट इतना कन्वीनियंट नहीं है। फ्यूचर में जब मैकबुक वगैरह लेंगे तब ईजी हो जाएगा और थोड़ा मुझे यूज़ करना इसे। बाकी फ़िलहाल के लिए स्मार्ट वॉच में यूज़ करता नहीं, तो कोई कनेक्शन की दिक्कत है ही नहीं मुझे। बाकी मैं अभी रियलमी के TWS यूज़ कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है कनेक्शन में। जैसे खोलता हूँ कनेक्ट हो जाते हैं, एंड बढ़िया करके ऐप भी उसकी चल रही है, तो कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मैं यहाँ पे इस फ़ोन की एक चीज़ मिस करता हूँ, जो कि है इसकी नोटिफिकेशन लाइट, जिससे बिना मोबाइल खोले पता लग जाता था कि इसमें नोटिफिकेशन आई है या ये चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ मैं इसमें मिस करता हूँ, काश इसमें भी एक नोटिफिकेशन लाइट होती। बट एनीवेज, यू लूज सम यू विन सम।